एक अफवाह ये है, बल्कि सोशल मीडिया पे बाकायदा लोग लिख रहे हैं मुस्लिम समुदाय के कि हमें दरी बिछाने के काम पे रखा गया है। जब सानी साहब का नाम लिखा गया तो मुसलमान के लिए क्यों नहीं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का नाम अनाउंस हुआ। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ हज हाउस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ जुमे की नमाज अभी खत्म हुई है। बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ निकल के आ रहे हैं और सबसे बड़ी खबर, आज की जो बड़ी खबर है वो ये कि जो टिकट का बंटवारा था उसको लेकर मुस्लिम समुदाय में पहले नाराजगी थी इंडिया ब्लॉक की तरफ से, और अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खासकर इस नाराजगी को और ज्यादा बढ़ावा मिला है, जबकि मल्लाह समुदाय के साहनी साहब को उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि उनको भी कुछ दिया जाएगा या नहीं। हमारे साथ एक साहब मौजूद है। क्या नाम है आपका? यासर इमाम। यासिर साहब, ये बताइए कि क्या ये नाराजगी सिर्फ सोशल मीडिया पर है या वाकई कम्युनिटी में है ये? नाराजगी तो है, लेकिन कल फिर तेजस्वी जी बोले हैं कि एक डिप्टी सीएम और होगा। अब ये घोषणा नहीं की है कौन होगा, लेकिन बोले हैं एक और होगा। उन्होंने कहा कि किसी और समाज से एक और मुख्य हाँ, ये नहीं बताया, लेकिन चांसेस है मुस्लिम में ही देंगे। अच्छा, हाँ, ये तो कल बताया कि एक और डिप्टी सीएम बनेगा। तो कम से कम आप नाराज नहीं हैं? नाराजगी तो होती है, लेकिन जब ये अनाउंसमेंट कर दिए हैं तो अभी तो सब अच्छा माहौल में सारे लोग आ गए हैं। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शहर में आए, हम आपको बार बार देखते हैं। हम आपको नमाज पढ़ के निकल रहे हैं जी। तो ये बताइए कि भाई शहर में एक अफवाह ये है, बल्कि सोशल मीडिया पे बाकायदा लोग लिख रहे हैं मुस्लिम समुदाय के कि हमें दरी बिछाने के काम पे रखा गया है। जब सानी साहब का नाम लिखा गया तो मुसलमान के लिए क्यों नहीं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का नाम अनाउंस हुआ। ये सही बात है? ये आपने खुद अफवाह कह दिया। अफवाह ये अरबी शब्द है, इसका माने है मुंह बोली बातें। हमने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, बस मुंह में बातें। तो जो मुंह की बातें होती है, रियल से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। जहां उनके डिप्टी सीएम का ऐलान हुआ, वहीं ये भी ऐलान हुआ कि हर जो है ज्यादातर समुदाय से डिप्टी सीएम और बनाया जाएगा। हम मुस्लिम समुदाय से आते हैं। हमने देखा कि जब जब महागठबंधन और लालू यादव के नेतृत्व में सरकारें बनी है, मुसलमानों को मुनासिब रिप्रेजेंटेशन मिला है, नुमाइंदगी मिली है। आप याद कीजिए 2017 महीने की जो सरकार बनी, कई वजारतें मुसलमानों के पास थी। 2015 में जो है लालू यादव के नेतृत्व में जो है महागठबंधन की सरकार बनी, तो उसमें कई अहम वजारतें, अब्दुल वारिस सिद्दीकी अंकल अंदर हैं, पूछ लीजिएगा, वो भी निकलेंगे, वजारतें थी मुसलमानों के पास। तो आज जब फिर सरकार बनने जा रही है, हर वो शख्स जिसकी उम्र 18 साल से लेकर के 40 साल तक है बिहार के अंदर, वो अपने वोट से इस बिहार में तब्दीली लाना चाहता है, वो सरकार बना रहे हैं, तो तमाम जाति और समुदाय का विकास होगा, मुसलमानों का भी विकास होगा। चूंकि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय से जाने जाते हैं, किसी समाज के साथ अन्याय हो जाए, ये लालू यादव से या उनके लड़के से हम उम्मीद नहीं कर सकते। मान के साथ मुश्किल भी ये भी हो रही है। अब ये देखिए, ये आपको दिखाना चाहती हूँ मैं, जेडीयू के ये हैंडल से ये ट्वीट हुआ है, कह रहे हैं समाजवाद का तेजस्वी फॉर्मूला 2.6। आपने कहा उनको लड्डू मिला है, मल्लाहों को, मुसलमानों को कद्दू मिला है। लेकिन लड्डू और कद्दू की इस लड़ाई में मैंने देखा आज ट्विटर पे बहुत सारे संघी और बीजेपी के सपोर्टेड ट्विटर हैंडल्स थे जो भड़का रहे हैं मुसलमानों को। मेरी बात सवाल सुन लीजिए। और कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ आप एक बार आके देखिए, यहाँ भी समर्थन मिलेगा, आप गुलाम मत बनिए सेक्युलर पार्टियों। नहीं रहा बात है कि मुसलमानों में कमी तो सियासी तौर पे तो है ही। जागरूकता आज मुसलमान जाग रहे हैं, चाहे ओवैसी के आने से जगे हो, चाहे अधिकार का मामला हो, पासवानदा का मामला हो, बिरादरी का मामला हो, आज जगे हैं। वरना जहनी गुलाम तो मुसलमान सियासत से रहवे किए हैं। हमारे उलमा कराम ने इस्लाम को सियासत से अलग कर दिया, जबकि इस्लाम में सियासत और इस्लाम एक ही पहलू है। जिस इस्लाम को मानने वाले लोगों में 4 खलीफा गुजरे हो, आज उलमा कराम ना हमको सियासत से मतलब नहीं है। अरे आपका मतलब नहीं तो काटे जाओगे, जैसे यूपी में काटे, बिहार में भी काटे जाओगे। नहीं तो ये बताइए, एक मिनट, 2 बंदरों की लड़ाई में, 2 बिल्लियों की लड़ाई में कहीं बंदर सब कुछ ना लेके चला जाए, बीजेपी को फायदा ना मिलता है? कैसे फायदा मिल जाएगा? आप सड़क पर उतरिएगा नहीं, आप राजनीति करना ना चाहिएगा। आप देखिए इसी बिहार के अंदर जो लोग कहता है कि मुसलमान को लोग नेता एक्सेप्ट नहीं करता, कमरान को नवादा में कैसे एक्सेप्ट कर लिया? आज हिंदू समाज रो रहा है, तो ऐसा कितना मुसलमान है जो समाज के लिए लड़ रहा हो? आप वक्त दे रहे हैं, जुमा 8 दिन में आइएगा, सोचे टिकट लेके हम नेता बन जाए, ऐसा नहीं होगा। सैनी आया यूपी से, मुंबई से आया, समय दिया, समाज को जोड़ा, पूरे मछली मंडल को पटना के अंदर बंद कर दिया। जिस दिन उसका धरना था, रैली था, गांधी मैदान में एक भी मछली नहीं बिक रहा था। उसके समाज के लोगों ने ताकत दिया, आज डिप्टी सीएम बन गया। आज मुसलमान के लोगों को ताकत देगा, ये भी डिप्टी सीएम बनेगा और अपना अधिकार हम लेंगे। वक्त आ रहा, जग रहा, लोग जगेगा, एकदम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हम क्या दरी बिछाने के लिए हैं, जब सत्ता की बात आती है
तो जो सेक्युलर पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कल मल्लाह जी के लिए तो कह दिया कि हाँ मल्लाह समुदाय को दे दिया उनका उप मुख्यमंत्री, लेकिन मुसलमान को नहीं दिया। ये जायज़ बात है या आपको लगता है एक स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि फिलहाल नहीं कहना है ताकि ध्रुवीकरण ना हो, पोलराइजेशन ना हो? देखिए, ये चुनाव देश को बचाने और संविधान को बचाने का चुनाव, यहाँ क़यादत और हिस्सेदारी का चुनाव नहीं है। अगर क़यादत और हिस्सेदारी पे जाएंगे तो ना देश रहेगा, ना देश का आइन रहेगा, ना देश मुसलमान रहेगा। मुसलमानों को बहुत ही टैक्टिकल वोटिंग करनी है, मुसलमानों को अपनी हैसियत ही पहचाननी है। बार बार जब योगी जैसा नेता आकर के बिहार में 80 और 20 की बात करता है और आप 18% का गाना गा रहे हैं बैठ के, जब 80 एक हो जाएगा तो आप कहाँ फेंका जाइएगा। हमको बहुत होशियारी से, बहुत समझदारी से हिंदुस्तान में वोटिंग करनी है, खास के बिहार के चुनाव में। पूरा विश्व की नजर बिहार के चुनाव पे। अगर बिहार का चुनाव हम लोग लूज करते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार बहुत सख्ती तौर पर मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारा कानून पास करने का काम करेगी। आज मुझको हर हाल में अपने उन सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ मिलकर चुनाव में जाने का काम करना है और उन सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ दस्तरखान पे खाना खाने की बात करना है। उन सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ हिंदुस्तान को आगे तरक्की लेने की बात करना है। मुसलमान अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है। मुसलमान की आबादी अगर 18% बिहार में है तो हिंदुओं की आबादी 82% है। हम उसको एलिमिनेट करके कभी भी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। हमको अपनी हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन सरकार में आने के बाद जब तक इस फासिस्ट ताकतों को, देश की सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे बिहार से, तब तक हमारी हिस्सेदारी भी नहीं मिल सकती है। लेकिन जब हम सत्ता ही में नहीं रहेंगे तो हम हिस्सेदारी कहाँ से लेंगे? समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन ये हो रहा है कि भाई पिछले तो 11 साल से नरेंद्र मोदी तो पावर में है ही, हो सकता है और अगले 11 साल कब तक मुसलमान नेता नहीं बनेगा, कब तक वो मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद नहीं बनेगा? हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान मुख्यमंत्री बना है कि नहीं? 9 स्टेट में मुख्यमंत्री रह चुका है हिंदुस्तान में। 9 स्टेट में मुख्यमंत्री हमारा मुसलमान रह चुका है, लेकिन हालात समझिए कि हालात क्या हो चुका है। उस वक्त को फिरका परस्त ताकत इतनी मजबूत नहीं थी, आज फिरका परस्त ताकत इतनी मजबूत हो चुकी है कि अगर अपने आप को अकेले रखने जाइएगा मैदान में, ओवैसी जैसा पागल नेता जो ही मुस्लिम क़यादत की बात करता है, ऐसी बातें मत बोलिए। नहीं, बिल्कुल आप मुसलमानों के जमीर के साथ समझौता कर रहे हैं, मुसलमानों को बेच रहे हैं, टोपी लगा करके, टोपी उतार के फेंकिए जनरल मुसलमान की तरह। ये चुनाव में ये टोपी मत बेचिए, मुसलमान को मत बेचिए। हिंदुस्तान की सियासत बहुत गहरी सियासत है और मुसलमान वो तो कह रहे हैं हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें क्या? वो तो कह रहे हैं हम चुनाव लड़ रहे हैं, संविधान इजाजत देता है इस बात। तेलंगाना में क्यों नहीं 62 सीट पे जाकर चुनाव लड़ा? लेकिन यहाँ 5 उनके विधायक चुन के आए। आप तेलंगाना के रहने वाले हो ना, आप तेलंगाना में सरकार में हो ना, आप क्यों वहाँ की 62 सीट पे लड़ रहे? आप बिहार में आके लड़ रहे हो 32 और 34 और 36 सीट पर, और आपके विधायक जीत के क्या करेंगे? आप मान लिया 10 विधायक जीत जाइएगा, क्या कर लीजिएगा? पार्लियामेंट में जाकर कानून बनाने से आप रोक दीजिएगा। जब उसकी क़यादत में सारी हुकूमत आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, आप क्या करेंगे? 5 आवाज तो उठाते हैं, ओवैसी साहब भी पार्लियामेंट में बड़ी अच्छी तकरीरें देते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। हमदर्दी जितनी और लोगों का मुझे भी है, लेकिन ओवैसी साहब हिकमत नहीं पढ़े हैं। हिकमत का एक मिसाल मैं पेश कर देता हूँ, सुन लीजिए। अगर हिकमत नहीं पढ़े आप तो सियासत में कभी कामयाब नहीं होगा। हिकमत का एक मिसाल ये है कि एक मौलाना को भेजा गया पढ़ने के लिए, आलिम दीन बनने के लिए, और बाप ने कहा कि हिकमत पढ़ के आना। वो गए और हिकमत नहीं पढ़ा। रास्ते में जब चले वो एक मस्जिद मिली, वहाँ पीर साहब का बोसा लिया जा रहा था, पैर चूमा जा रहा था। ये पूरा गर्म हो गए कि क्या इस सब बदतमीजी हो रही है, तो एकदम शिर्क है, ये है वो है। इनको मार के मुंह सब फाड़ दिया, सारा मुरीद लोग, पूरा मुंह सब फट गया। घर गए, बाप ने पूछा कि क्या हुआ, ये क्या मामला है? तो ऐसे पूरी कहानी बताई। तो बोला था हमने कहा था ना तुमको हिकमत पढ़ने के लिए, तो नहीं पढ़े तो नहीं, फिर जाओ। फिर क्या वो जाके हिकमत पढ़ा, हिकमत पढ़ के फिर उसी मस्जिद में उसने नमाज पढ़ने के लिए गया। देखा पीर साहब को सब बोसा लड़ रही है। आहिस्ते से पीर साहब के पास गया और एक की दाढ़ी को नोच लिया। मुरीद सब भीड़े मारने के लिए मुरीद को काने बोलता, सुन सुन सुन, ये दाढ़ी जन्नत में जाने का रास्ता है। सारी मौलवी की दाढ़ी नोच लिया मुरीदों ने। तो ये हिकमत है। असदुद्दीन वैसे हिकमत नहीं कर रहे हैं। असदुद्दीन हुसैन ये दूसरा जिन्ना पैदा हो रहे हैं। ये जिन्ना आग लगा कर चला गया हिंदुस्तान में, ये दूसरा जिन्ना है हिंदुस्तान में आग लगाने। मुझे लग रहा है आप ज्यादती कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ज्यादती कर रहे हैं आप इतना कह के। नहीं, मुझे एकदम बिल्कुल साफ सुथरी बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को 82% हिंदुओं को एलिमिनेट करके आप नहीं चल सकते हैं। एलिमिनेट करने की बात नहीं है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि भाई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, नुमाइंदगी होनी चाहिए। मुझे ये बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त संविधान बचाया जाए, सेक्युलरिज्म बचाया जाए, और एक ऐसा वक्त भी आएगा जब रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मिलेगा। देखिए अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके लिए रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट बनी कि मुसलमानों की हालात को कैसे बदला जाए। सरकार अपनी रहेगी तभी तो इस पर कामयाबी हासिल होगी। अगर उनकी सरकार रहेगी तो क्या रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट लागू हो जाएगी?
मुसलमानों की सियासी, तालीमी, बेदारी, जितनी भी सारी हालतें पस्त से पस्त होती जा रही है, और हमारी अपनी गलती से। लेकिन क्या हम नहीं समझेंगे, मारे काटे जाएंगे, सब जगह जलील होंगे। नीतीश कुमार जिस तरह कमजोर हो रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि अगर वापस आती है अगर एनडीए की सरकार, तो उसमें बीजेपी का बड़ा कद होगा, हो सकता है सीटें भी उनकी ज्यादा आ जाएं। ऐसे में मुस्लिम दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं मुसलमान? देखिए, नीतीश कुमार के सेक्युलरिज्म पे कोई क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने बहुत टैक्टिकली टाइप से बीजेपी को हैंडल किया, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के इतने प्रेशर में हैं, वजह जो है उनका इंटरनल, लेकिन इतने प्रेशर में कि उनका कुछ चल नहीं रहा। तो हालात मजबूर करेगा नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को एक होने पर। अगर ये दोनों नहीं एक हुए तो हिंदुस्तान में पिछड़ी शक्तियां, बैकवर्ड की पॉलिटिक्स, अल्पसंख्यक की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। और अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया तो? बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया तो रोड उतरने के लिए तैयार रही है, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो यूपी की तरह जुल्म सही है बैठ करके, ये तो रोड पर उतर नहीं होगा। उनकी सख्ती के खिलाफ आपको रोड पर मुजाहरा करना ही होगा, हर हाल में करना होगा। जो सोशल मीडिया पे हवा चल रही है वो ये कि तमाम तरह के संघी जो सपोर्टर्स हैं और बीजेपी के लोग भी हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। अचानक उन्हें हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं। जेडीयू के ट्विटर हैंडल से ये बात निकल कर आ रही है कि इधर मल्लाहों को मिल रहे हैं लड्डू, मुसलमानों को मिल रहे हैं कद्दू। मतलब एक जो पॉपुलर एक सेंटिमेंट है उसमें ये बात उभर कर आ रही है कि सेक्युलर पार्टियों में भी मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा, क्योंकि उनका कैंडिडेट के लिए डिक्लेरेशन नहीं हुआ। कल उप मुख्यमंत्री के तौर पर साहनी साहब को बोल दिया, लेकिन मुसलमान के लिए कोई नाम नहीं बोला गया। आपको लगता है ये जायज़ बात है? नहीं, सबसे पहले तो ये जितनी भी बात आपने कही, तो ये जो है से कोई बात ही नहीं। सबसे पहला चीज तो ये है कि अभी जो है, जो अभी वर्तमान में जो सरकार जो है नीतीश कुमार की सरकार, ये सरकार ही रहेगी तो जो बिहार में जो विकास हो रही है वो विकास हो सकती है। अगर कोई भी कहता है कि मैं ये कर दूंगा, कोई वो कर दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। मुझे लग रहा है आप जेडीयू के सपोर्टर हैं शायद। नहीं, जदयू के सपोर्टर नहीं है हम। सीधी सी बात है कि हम ये देख रहे हैं बिहार को, कि बिहार कहाँ था और आज 20 बरसों में बिहार कहाँ है। आपको लग रहा है कि कह रहे हैं विकास हुआ है, नीतीश कुमार ने काफी विकास किया? विकास तो यही है कि कहीं भी ऑफिस में चला जाए, बिना पैसा का एक भी काम नहीं होता है। और गांव में चले जाइए, कितना रोड है, सब जो विकास है पटने में दिखता है। जाकर गांव में देखिए, दलालों से। आपको भी ऐसा लगता है? तो विकास तो हुआ ही है, लेकिन नीतीश कुमार को वक्फ बोर्ड में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है। वो कह रहे हैं कि 20 साल में तस्वीर बदल दी बिहार। शुरू से भ्रष्टाचार रहा है यहाँ पे, कांग्रेस के जमाने में, लालू के जमाने में रहा है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 20 साल में, ये साफ फरमा रहे हैं कि 20 साल में नीतीश कुमार ने तस्वीर बदल दी है विकास की पूरी यहाँ। विकास तो किए हैं उन्होंने। और अगर उनको ही वापस लाना चाहिए सत्ता में। हाँ, लेकिन भाजपा को छोड़ के उनके साथ नहीं रहना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है? अगर जो है से पॉसिबल तो है, पॉसिबल है। अगर पूरा मुसलमान चाह ले तो पॉसिबल है। आप बताइए, आपकी क्या राय है? इनकी क्या राय हुई आप कि ही बताइए कि क्या को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है? सिर्फ शहर या गांव भी है ऐसा कोई जो डेवलप गांव है? स्मार्ट गांव की बात किए थे लालू प्रसाद यादव ने कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। ठीक है, आज भी चले जाइए, पूरे बिहार का क्राउड, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो या शिक्षा को लेके हो, पूरे बिहार का क्राउड सिर्फ और सिर्फ पटना में है और कहीं नहीं है। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो इतना डेवलप हुआ हो कि वहां के लोग वहीं रहकर शिक्षा ले सके और अपने स्वास्थ्य का ध्यान मैं रखें। वापस एक और सवाल पे आती हूँ जो मैं सभी से पूछ रही हूँ यहाँ सवाल, क्योंकि मस्जिद के बाहर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हज भवन के बाहर, कि अभी जो पॉपुलर सेंटिमेंट है वो इस तरफ जा रहा है कि सब मुसलमान वोट करते हैं, जो सेक्युलर पार्टियां हैं, आरजेडी और साथ ही कांग्रेस पार्टी को 70% से ज्यादा पिछली बार भी वोट किया। और शायद एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से सरकार बन सकती थी, या ऑपोजिशन में भी एक मजबूत ऑपोजिशन के तौर पे खड़े हैं। लेकिन ऐसे में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे क्यों नहीं मुसलमान को नॉमिनेट किया गया, या क्यों नहीं उसका नाम डिक्लेयर किया गया? देखिए, जहाँ तक डिप्टी सीएम की बात हो रही है, ठीक है, तो चुनाव होने दीजिए, सीटें जीतने दीजिए। शायद जो डिप्टी सीएम का दम भर रहे हैं वो भी डिप्टी सीएम ना रहे। अच्छा, ठीक है, तो ये सब रिजल्ट तय करेगा। ठीक है, ये मांग नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल मांग करनी चाहिए। मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे और मांग करें, इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग खुद मांग कर रहे हैं इस चीज को। इस वक्त भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। देखिए, माननीय नीतीश जी
जो बीजेपी की गोद में जाके बैठे हैं वो उन्होंने बिहार में सबसे बड़ी गलती इस इलेक्शन के टाइम उन्होंने कर दी है। ठीक है, जो कुर्सी कुमार कुर्सी बदलने के नाम पे जाने जाते थे, इस बार वो कुर्सी पे नहीं बैठने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है तो यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा फिर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे बन जाएगा? बिहार कुछ पहेली सी बिहार बता के रहा। सबसे बड़ी पार्टी है आज के डेट में राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, और इस बार वो अच्छे बहुमत के साथ सीट लाने जा रही है और इस बार बिहार परिवर्तन चाहता है, बिहार का युवा परिवर्तन चाहता है और ये चेंजेस आने जा रहा है। तो आप बताइए, आप में से कितने लोगों को ये लग रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? 100% तेजस्वी। नहीं, वो तो सीट तय करेगा कि किसको कितने विधायक जीत रहा है। अंदाजा क्या है, बड़ी तस्वीर क्या दिख रही है? बड़ी तस्वीर अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है कि किसकी आएगी, टक्कर तो दोनों तरफ से है। एक मेरी मांग ये है कि नीतीश कुमार जो है बिहार में रहना चाहिए। नीतीश कुमार जिधर रहते हैं, अगर बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ वो रहते हैं तो बीजेपी को कंट्रोल करके रखते हैं। कहाँ कंट्रोल हो रहे हैं? अभी योगी आदित्यनाथ बोल के गए हैं कि यहाँ तो बुरके की राजनीति हो रही है, विकास की राजनीति नहीं हो रही है। अभी देखिए बीजेपी के ट्विटर हैंडल से बाकायदा राहुल गांधी की तस्वीर लगा के कहा गया है कि सारे घुसपैठियों को राहुल गांधी ही सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम तरह का तो कम्युनलिज्म हम देख रहे हैं उनके रहते हुए। नीतीश कुमार के हाथ मजबूत करेंगे, उनके विधायक कम हो गए हैं, इसलिए जो है बीजेपी कुछ भी बोल के चला जा रहा है। नीतीश कुमार अगर विधायक उनके आएंगे पूरे पावर में रहेंगे तो बीजेपी की नहीं चलने देते हैं। बहुत दिलचस्प बात यहाँ उभर के सामने आ रही है। एक छोटा सा सैंपल अगर लोगों का मैं यहाँ देखूं तो इस सैंपल में भी यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के समर्थक नजर आ रहे हैं मुस्लिम समुदाय से। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने बीजेपी का साथ लेने की वजह से नीतीश कुमार को पूरे तरीके से छोड़ दिया। ये बात नोट करने वाली है, अपने दर्शकों को बता रही मैं ये नीतीश कुमार के जो प्रवक्ता या जो इनके स्टार प्रचारक गांव देहात में जाते हैं मुसलमानों के बीच, तो वो ये कहते हैं कि अगर भाजपा को कंट्रोल में रखना है तो मुझे वोट दो, अगर हम नहीं मुख्यमंत्री रहेंगे तो यूपी वाला हाल हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी आदत है। उसके बाद दूसरा काम ये क्या करते हैं, हर इलेक्शन में ये जो यहाँ के मुस्लिम तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, इमारत शरिया या शिया की जो तंजीम, उनको बुलवाएंगे सीएम हाउस में, पार्टी करेंगे और उनको कहेंगे कि आप हमको ताकत दीजिए जहाँ जहाँ मेरी सीटें हैं। जैसे पिछले चुनाव में कहा कि चिराग पासवान मेरे पीठ में खंजर मार रहा है, इसलिए बीजेपी को तो आप हरवाइए और लेकिन मुझे जितवाइए। लेकिन ये इस बात को बीजेपी के लोग भी समझ गए, उन्होंने इन्हीं को हरवा दिया। तो ये इनकी साजिशों, जैसा आज तो कैमरा पर हम लोग बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, लेकिन ये अंदर की बात थी। लेकिन आज ये बातें सामने आ रही, तो बीजेपी को भी सोचने की जरूरत है। लेकिन नीतीश कुमार की बहुत कोई मुस्लिम विरोधी नीतियां तो नहीं रही हैं। हाँ, चाहे उनका माइनॉरिटी है और मीडिया में ये भी एक प्रोपेगेंडा है जो बनाया जाता है। सीए का कानून आया जिसका मकसद सिर्फ ये था कि आसाम के तर्ज पर जो है पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों को, खुसूसन मुस्लिम महिलाओं को डिटेंशन कैंपों में डाल दिया जाए, उनको नागरिकता से महरूम कर दिया जाए। इनके उस वक्त के केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह थे, उन्होंने केंद्र में सपोर्ट किया। इसी तरीके से पे भी सपोर्ट कर दिया इन्होंने, वक्फ पे भी। एक तरफ से हम बताते जा रहे हैं, वक्फ का बिल आया, तमाम यहाँ उसी में इलेक्शन हुआ था। इन्होंने वादा किया था मुस्लिम तंजीमों से 2020 में। अशोक चौधरी, खालिद अनवर वगैरह ने सीएम हाउस में मीटिंग करवाई थी। कई तरह के खेमों में बटा हुआ नजर आता है कि कुछ लोग जो समझते हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, लेकिन बाकी लोग ये भी समझ रहे हैं, मुझे लगता है एक बड़ा तबका ये समझ रहा है मुसलमानों का कि इस वक्त खामोश होकर ज़रूरत ये है कि सेक्युलर पार्टियां ये चुनाव जीत जाएं, इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीत जाए और कुछ जो जंगें होती हैं वो चुनाव के बाद सरकार बनने पर लड़ी जाती हैं और शायद इस जंग को तब तक के लिए मुलतवी किया जाए कि ये संघर्ष तब तक के लिए मुलतवी हो जाए जब सरकार अगर बनती है तब बन जाए। एक फोटो हो जाए।